ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे थे। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो इसमें से उदाहरण में द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। तो सीधा सवाल है, शंकर का सिद्धांत क्या है? अद्वैतवाद है। द्वैतवाद किनका है? द्वैतवाद जो है वो है निम्बार्क का, और विशिष्ट द्वैतवाद जो है वो रामानुज का, और द्वैतवाद माधवाचार्य का है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 76 का? सी, अद्वैतवाद। यह है शंकराचार्य का सिद्धांत। 77वें क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया है? तैमूर, आदम खां, ये है ही नहीं, अबुल फज। हमारा आंसर क्या है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन थे? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं के साथ जो इनका युद्ध है वो है अहमद शाह अब्दाली। और नादिर शाह के बाद भारत पर 5 बार आक्रमण करने वाले शासक में अहमद शाह अब्दाली प्रमुख शासक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 78, ठीक है, चलिए ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को? 78 क्वेश्चन कह रहा है कि राखी प्रथा का संबंध किससे है? ठीक है, राखी प्रथा का जो संबंध है हैदराबाद के निजाम से नहीं हो सकता, राजपूत शुरुआती दौर में नहीं, मराठा नहीं। ये क्या है? राखी प्रथा किनसे है? ये सिस्टम है आपको, 1 मिनट, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिख रहा होगा आप लोग को। विथ हुम इज राखी सिस्टम रिलेटेड? मराठा, राजपूत, सिख, निजाम ऑफ हैदराबाद। इसका आंसर क्या है हमारा? सिखों से संबंध है राखी का। किनसे है? सिख से। अगला प्रश्न है कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं का हार का मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन है हमारे पास मराठाओं के घुड़सवार की संख्या में कमी। नहीं, ये ज्यादा कुछ लॉजिकल नहीं लग रहा। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठाओं के प्रमुख योद्धाओं को अपने दल में सम्मिलित करना। नहीं, ये भी उतना मजबूत पॉइंट नहीं लग रहा। युद्ध क्षेत्र में मराठा सैनिकों का बीमार पड़ना। बीमार और मृत्यु, घायल तो होते ही रहते हैं। मराठा के सैन्य अभियानों ने अन्य शासकों को उनके खिलाफ कर दिया था। बिल्कुल, मराठाओं में जब पेशवा जो डायनेस्टी जब बाद में शुरू हुई मराठा एम्पायर में छत्रपति के बाद, तो पेशवाओं में साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति आ गई। ठीक है, तो इन पेशवाओं में विभिन्न साम्राज्य को जीतने कर अपने में मिलाने की जो प्रवृत्ति है, ये इनको अन्य शासकों के विरुद्ध कर दिया। और यही अन्य शासक जिनको जीत करके मराठा अपना विरोधी बना चुके थे, इन्होंने क्या किया? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं के हार का ये प्रमुख कारण बना, क्योंकि ये सारे विरोधी दल के जो शासक थे ये उनसे जा मिले, अहमद शाह अब्दाली से जा मिले, और इससे अहमद शाह अब्दाली और मजबूत हो गया। और मराठाओं के प्रमुख हारने का जो प्रमुख कारण है वो आपका डी पॉइंट जो है ये सबसे सटीक है। तो 79 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आता है 80वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, कि जब नादिर शाह ने भारत में मुगलों पर आक्रमण किया तो उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त था? नादिर शाह को जब भारत पर आक्रमण करता है नादिर शाह, तो उनमें से प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति जो है उसे प्राप्त था, वो थे मराठा और सिख, जाट नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2, अर्थात 80 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब मिनहाज ए सिराज ने पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो इसका अर्थ अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। ठीक है, दूसरा कहता है कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और इसके निवासियों की संस्कृति का वर्णन के लिए किया था। पहला क्या है कि जब मिनहाज ए नासरी पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया तो इसका अर्थ अविभाजित भारत में स्थित, बिल्कुल नहीं, इसमें सीमित क्षेत्रों का वर्णन किया गया था, जिसमें पंजाब, सिंध, गंगा, यमुना, इन सारे क्षेत्रों की बात की गई थी मिनहाज ए सिराज में। अविभाजित भारत में बहुत सारे क्षेत्र आ जाते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में आपको
पूरे अफगानिस्तान इधर उत्तर पश्चिम में, दक्षिण में पूरे श्रीलंका, जावा, इधर तक आप चले जाइए, सुमात्रा उधर चले जाइए, फिर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान इधर आपको पश्चिम में बता ही दिए। फिर ये सारे चीज़, लेकिन इन सारे चीज़ों का चर्चा मिनहाज ए सिराज में नहीं किया गया है। हालांकि हिंदुस्तान शब्द वहां आया, ठीक है, लेकिन मिनहाज ए सिराज में इनका चर्चा नहीं है। इसमें पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना, इन सारे चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहला गलत हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है। दूसरा क्या है, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि बाबर जो था वो प्रकृति प्रेमी व्यक्ति था। तो स्वाभाविक है कि जो प्रकृति प्रेमी व्यक्ति रहेगा वो पशु पक्षी, यहाँ के गतिविधि, यहाँ की चौहद्दी, भूगोल, इसके निवासियों की संस्कृति, इन सारे चीजों पर ध्यान जाएगा, उसका ध्यान ही इन सारी चीजों पर जाएगा, जो प्रकृति प्रेमी व्यक्ति रहेगा। तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया था, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो 81 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, अर्थात बी आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 82वां प्रश्न है हमारा। 82वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नस्तलिक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि सिकस्त लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। फारसी और अरबी के जानकारों के लिए नस्तलिक लिपि को पढ़ना आसान नहीं था। इनका क्या कहना है कि फारसी, तो इसका क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है 82वां में। पहला क्या है, नस्तलिक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जबकि सिकस्त लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। एकदम सही है, नस्तलिक लिपि दाएं से बाएं, हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये क्या है, ये है बाएं से दाएं लिख रहे हैं, तो नस्तलिक लिपि दाएं से, ये क्या था, ठीक उल्टा था। और जबकि सिकस्त लिपि बाएं से दाएं जो हम लोग लिखते हैं वो थी। और फारसी और अरबी के जानकारों के लिए नास्तलिक लिपि को पढ़ना आसान नहीं था, ऐसा नहीं था कि पढ़ना आसान नहीं था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 82 का केवल 1। ठीक है, अर्थात आंसर हमारा आ जाएगा केवल 1। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे। ठीक है, अर्थात जो दक्कन के राष्ट्रकूट थे वो किनके थे, तो ये कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। किनके थे, चालुक्य वंश के, कर्नाटक के जो चालुक्य थे इनके सामंत थे दक्कन के राष्ट्रकूट। ठीक है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो चोल शासन में 2 राजा बहुत ही फेमस हुए, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। तो राजराज प्रथम के द्वारा जो है बृहदेश्वर का मंदिर कह लीजिए या राजराजेश्वर का मंदिर कह लीजिए, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये जो शासक थे वो राजराज थे जिनके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, ये राजराज के द्वारा, राजराजेश्वर मंदिर कह लीजिए या बृहदेश्वर मंदिर कह लीजिए, ये राजराज प्रथम के द्वारा, ये राजराज प्रथम के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें आपका ट्रिक है कि बृहदेश्वर मंदिर को ही क्या कहा जाता है, राजराजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर। तो जब ये राज लगा हुआ है तो ये क्या है, राजराज प्रथम का के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, 84 का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी, राजराज प्रथम। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था। ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित, ये भी चोला एम्पायर से है,
किस शासक ने किया था? तो हमने अभी बताया था कि राजराज प्रथम ने क्या किया था, बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था। और ये गंगईकोंड चोलपुरम जो थी वो राजेंद्र प्रथम के द्वारा इस नगर की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। और इनके टाइटल में भी लगता है राजेंद्र गंगईकोंड चोलपुरम भी लगाया जाता है, या राजेंद्र प्रथम इनको कहा जाता है। इनके द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी में आपको मिलता है चोला एम्पायर में राजराज प्रथम और राजेंद्र द्वारा श्रीलंका के शासक महिम पंचम या महिम द्वितीय है, उनको हराने का भी जिक्र आपको मिलता है उसमें। वहीं उन्हीं क्षेत्रों को जीतकर, श्रीलंका से ही संदर्भित क्षेत्रों को जीतकर इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा 86वां प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था और वे नगर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। दूसरा है चोलकालीन उत्तर मेरु के स्थानीय स्वशासन की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है। एकदम सही है, एकदम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, एकदम सही है, नगरम ही कहा जाता था व्यापारी के संघ को, और वे नगर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। सही है। दूसरा है चोलकालीन उत्तर मेरु अभिलेख जो है, इसमें चोलकालीन स्थानीय स्वशासन, चोल काल में आप जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन बड़ा ही प्रमुख है और बड़ा ही प्रमुख क्वेश्चन भी है। स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सा डायनेस्टी बहुत महत्वपूर्ण है? तो चोला डायनेस्टी। इनके अभिलेखों से आपको प्राप्त होता है बड़ा ही स्थानीय स्वशासन में जो उनकी पंचायती व्यवस्था थी, इनके उत्तर मेरु के स्थानीय, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इस यहाँ पे साफ साफ लिखा गया था उनका जो 4-5 पैरामीटर जो अहर्ताएं हैं आज के समय में, जो देखिए कितना मतलब इन्हीं सारी चीज इतिहास से कैसे सीखा जाता है शासन प्रशासन में भी। इसका एक साक्षात उदाहरण ये है कि जब आप ये चोलकालीन में स्थानीय स्वशासन की बात देखते हैं तो वहाँ 4-5 अहर्ताएं लिखी हुई है कि कोई भी पंचायत का प्रधान वही बनेगा। विभिन्न प्रकार के अहर्ताएं और पैरामीटर लिखा गया है कि ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं तभी आप पंचायत या प्रधान, प्रधानपति, सामंत कुछ भी बन सकते हैं। जिनमें 3-4 चीजें हैं जिनमें लिखा गया कि आपके नगर में आपके घर होने चाहिए, कोई भी रिश्तेदार आपका लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, आपकी आय इतनी होनी चाहिए। ये सारी अहर्ताएं उसमें शामिल की गई है जिसमें स्थानीय स्वशासन की विशेषताओं को दर्शाता है चोलकालीन साम्राज्य में। तो इसमें क्या है, ये दोनों चीज सही है। तो हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, कौन सा कथन सत्य है? अर्थात 86 का सी हमारा सही है। सी क्या है हमारा? सही है। 1 और 2 दोनों हमारा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। दिल्ली सल्तनत के अधीन सैन्य नगर किसके लिए बनवाया गया? ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन है राजस्व के रूप में प्राप्त अनाज एकत्रित करने के लिए। ये तो कोई लॉजिकल लग नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? विदेशी व्यापारियों के रहने खाने और मनोरंजन के लिए। बिल्कुल नहीं। गार्ड सैनिकों के निवास के लिए और निर्मित मजबूत बंद किले बंद शहर, कैदियों और दास को रखने के लिए। बिल्कुल नहीं, कैदियों और दास को रखने के लिए ये चीजें। सैन्य नगर बनाया गया था किस चीज के लिए? सैन्य नगर बनाया गया था गार्ड सैनिकों के निवास के लिए, निर्मित मजबूत किलेबंद शहर जो था ये सैन्य नगर इसके लिए बनवाया गया था। थोड़ा सा अनुवाद में हिंदी में थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 87 का सी। ठीक है, 88वां क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने मालवा में मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र, सुदूर दक्षिण भारत के राज्य जैसे मदुरई और तंजौर तक सैन्य अभियान चलाया था। मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में चर्चा किया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसने देवगिरी और दक्षिण सुदूर तक उसने अपना अभियान चलाया था क्योंकि सैन्य शक्ति में अलाउद्दीन खिलजी बड़ा विश्वास रखता था। ठीक है, और उसके सक्सेस होने का, अलाउद्दीन खिलजी के सक्सेस होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उसके शासन, प्रशासन, दैनिक गतिविधि, दिनचर्या, हर चीजों में उसका सैन्य हस्तक्षेप था। और वो सैन्य आधारित जो चीजें थी, जो फैसला था या जो नियम कानून बनाया, उसमें बड़ा विश्वास करता था। इसलिए आपने देखा बाजार नियंत्रण नीति में भी सैन्य हस्तक्षेप था। और यहां भी
साफ साफ लिख रहा है कि दिल्ली जिसका सैन्य मजबूत होगा, सैन्य प्रशासन मजबूत होगा, वही तो इतना दक्षिण तक शासक इवन औरंगजेब और बड़े बड़े शासक से नहीं हो पाया। तो आप देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी वहां जाके फतह कर रहा है सुदूर दक्षिण में जाकर। इट मीन्स कि उसका सैन्य प्रशासन बहुत मजबूत है, सैनिक बहुत मजबूत है, वो चाहे पैदल हो, घुड़सवार हो, हाथी हो, तोप हो, ये सारी चीजें बहुत मजबूत इसकी थी। तब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, द्वार समुद्र आप देखिए सुदूर दक्षिण में भारत के राज्यों जैसे मदुरई, तंजौर, वहां तक जाके इसने विजय हासिल की। और देवगिरी में तो आप जानते हैं कि यादव वंश जो है उसको भी उसने वहां पर, रामचंद्र वगैरह जो यादव वंश के थे वहां पर हराया। मलिक काफूर को भी इसने भेजा अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने मालवा, मांडू और सुदूर दक्षिण तक किया। तो सीधा सा हमारा गयासुद्दीन तुगलक। तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक स्थापना किया और वो कुछ ही दिन। बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक। बलवन आप जान ही रहे हैं कितने दिनों, कुछ ही दिनों तक रहा, बस थोड़ा बहुत काम किया, उसमें ज़्यादा सैन्य वो नहीं था, वो ज़्यादा बलवन रह गया इसी चीज़ में कि वंशानुगत हम राजा हैं, खून से शुद्ध हैं, इसी सारे चीज़ों में निपट के बलवन रह गया। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा 88 का, 88 का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। आप जो इसकी एक मूवी आई हुई थी, पद्मावत मूवी आई हुई थी, उसमें भी आप अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं देवगिरी शासक के साथ युद्ध के बाद चर्चा मंथन वगैरह सारी चीजें वो वहां कर रहा है। तो आप मूवी में भी देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का रोल, उसमें बताया गया है कि दक्षिण में उसने कैसे फतह हासिल की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 89वां क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था। दिल्ली सल्तनत में क्या कहा जाता था, सीधा सा बात है, खराज इसको कहा जाता था, हाँ खराज ही कहा जाता था। ठीक है। 89 जो क्वेश्चन है हमारा, तो उसमें क्या, खुम्स किसे कहा जाता था, खुम्स जो ये था, खुम्स जो कर था ये लूट का धन था, लूट के जो लाया जाता उसमें से जो हिस्सा लिया जाता वो था खुम्स। ठीक है। उसर ये सब कृषि पर लगाया जाने वाला था, और खराज भी क्या था, कृषि पर लगाया जाने वाला एक ऋण था। ठीक है। जकात, खुम्स, खराज, जकात ये सारे ऋण कर्ज के प्रकार थे, और कृषि पर जो लगाया जाने वाला प्रमुख कर था वो था खराज, और खुम्स जो था वो लूट का धन था। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया था। कॉमन सा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी। अभी आपने पढ़ाई है पिछला क्वेश्चन में, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है। 91वां क्वेश्चन है, मध्यकाल में रानी दिद्दा का शासन किस क्षेत्र में था। तो रानी दिद्दा जो थी कहां पर राज कर रही थी, वो कश्मीर में राज कर रही थी। कहां पे, कश्मीर में रानी दिद्दा मध्यकाल में राज कर रही थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, तो बाबर ने किन क्षेत्रों पर अधिकार किया था। तो बाबर सर्वप्रथम किन क्षेत्रों पर किया था, दिल्ली और आगरा पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 92 का बी, दिल्ली और आगरा पर इसने, दिल्ली और पंजाब नहीं होगा, काबुल और पंजाब, काबुल और पंजाब कैसे हो सकता है, ये तो वहां से आया ही था, केवल दिल्ली पर नहीं हो सकता। तो इसने किस पे किया था, दिल्ली और आगरा पर अधिकार बाबर ने किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार स्थित छज्जे के नीचे शिलालेख पर किस भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है। कुतुब मीनार जब आप जाते हैं तो छज्जा के नीचे शिलालेख जो बनाया गया है वो किस भाषा में लिखा गया है उसकी बात कर रहा है। तो ये लिखा गया है अरबी में। किस में लिखा गया है, अरबी में। 93 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं। मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण संबंधित अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता था। कौन सा है, अनुप्रस्थ टोड़ा। हालांकि थोड़ा सा इसमें यह है कि टोड़ा, या इंग्लिश में देख लेते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ झोली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर इन द मिडिवल पीरियड वाट यूज्ड इन ट्रांसवर्स टोड़ा कंस्ट्रक्शन। ये क्या है, टोड़ा नहीं है, ट्रांसवर्स टोड़ा। टोड़ा है, ये किसके लिए प्रयोग होता था मध्यकाल में, मस्जिद के लिए भी प्रयोग होता था। ठीक है।
मकबरे के लिए भी, जब मस्जिद के लिए होगा तो ओबियस है कि मकबरा इस्लामिक आर्किटेक्चर, और कभी कभी मंदिर के लिए भी यूज होता था। अनुप्रस्थ टोड़ा की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें आंसर हमारा क्या आ जाएगा 94 का, हमारा आंसर हो जाएगा डी, सभी के लिए यूज होता था, ठीक है। किसके लिए यूज होता था? सभी के लिए यूज होता था। अगला प्रश्न है हमारा, मनीग्रामम और नाना देशी शब्द का क्या अर्थ है? मनीग्रामम स्वाभाविक है, संस्कृत, ग्रामम इट मीन्स कि दक्षिण का ही कोई शब्द होगा। उत्तर भारत के व्यापारी संघों के लिए हो ही नहीं सकता, ये वर्ड का यूज ही नहीं होगा किसी, क्योंकि कोई भी साहित्य वहां के क्षेत्रों को दर्शाता है। साहित्य का मतलब क्या है? साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। और साहित्य सिर्फ और सिर्फ समाज का दर्पण नहीं है, साहित्य आपके मन, ऊपर और अंदरूनी चीजों के भी दर्शन को दर्शाता है। तो क्या है? मनीग्रामम और नाना देशी, मनीग्रामम से ही स्पष्ट है कि ये संस्कृत का वर्ड है, और संस्कृत के वर्ड में तमिल, कन्नड़, मलयालम इन सभी को जानते हैं प्रमुख स्थान है। संस्कृत से ही सारे ये भाषाओं का विकास आपको माना जाएगा, सबसे पुराने भाषाओं में गिनती होती है। तो मनीग्रामम में उत्तर भारत पॉसिबल ही नहीं है। दक्षिण भारत के व्यापारी संघ, उत्तर भारत के किसान, उत्तर भारत को तो आप लीजिए ही नहीं, दक्षिण भारत के ब्राह्मणों का संघ। मनीग्रामम का अभी आप एक चर्चा देखे होंगे, टीवी पर ऐड आते रहता है, फाइनेंस की कोई कंपनी मनीग्राम या मुथूट फाइनेंस इस तरह का। तो ये क्या है? अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज है। मनीग्राम नाम से ही स्पष्ट है, यदि आप एलिमिनेट करना चाहेंगे, देखिए नाम से स्पष्ट है मनीग्रामम, अर्थात अर्थव्यवस्था से शायद कोई जुड़ी हुई चीज है। तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दक्षिण भारत के व्यापारी संघ। संस्कृत तमिल का शब्द है, दक्षिण भारत में आएगा, सीधा बात है। दूसरा बात है कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है तो व्यापारी संघ आएंगे। तो सीधा बात हमारा क्या, एलिमिनेट करना। देखिए कितना आसान हो गया इस क्वेश्चन को बनाना। तो सीधा हमारा आंसर होगा 95 का बी, ठीक है, दक्षिण भारत के व्यापारी संघ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुस्लिम वोहरा समुदाय किस वर्ग से संबंधित थे? मुस्लिम में कई समुदाय हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग समुदाय हैं। तो मुस्लिम का वोहरा समुदाय जो था, ये बड़ा ही, इनके बारे में समय रहेगा कभी तो चर्चाएं करेंगे वोहरा समुदाय के बारे में। सुहारावर्दी हैं, वोहरा हैं, कई तरह के हैं। तो वोहरा समुदाय किससे जुड़े हुए थे? ये व्यापारी लोग थे। क्या थे? और व्यापारी लोग ज़्यादा हिंसात्मक बातें नहीं करते, उनको अपने व्यापार से मतलब होता है। और जहाँ भी जाएंगे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की अपेक्षा रखेंगे, शांति की अपेक्षा रखेंगे, क्योंकि बिजनेस तभी फलता फूलता है जब वहाँ शांति कायम हो, ठीक है। तो वोहरा समुदाय जो क्या थे, बड़ा ही शांति प्रिय लोग थे, कोमल भाव के थे, मृदु भाव के लोग थे। तो ये लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। 96 का क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा, व्यापारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? अगला क्वेश्चन है हमारा कि 14वीं 15वीं सदी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा? मुर्शिदाबाद जानिए रहे हैं, वेस्ट बंगाल। 14वीं 15वीं शताब्दी में हाथी दांत के लेख के लिए जी नहीं, मूर्ति कला के लिए जी नहीं, इसका सीधा संबंध किससे है? मुर्शिदाबाद का ये रेशमी कपड़ों के उत्पादन के लिए था। किसके लिए था? रेशमी कपड़ों के उत्पादन के लिए था, बंगाल में मुर्शिदाबाद, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं मीर कासिम, मीर जाफर की चर्चा करते हैं, उसमें आपको मुर्शिदाबाद राजधानी भी बनाया है इन्होंने। तो उस समय रेशमी कपड़ों के उत्पादन के लिए मुर्शिदाबाद बहुत प्रसिद्ध था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास शहरों में बने ब्लैक टाउन में कौन रहते थे? ब्लैक टाउन नाम से ही स्पष्ट है, ब्लैक टाउन निगेटिविटी को दर्शाता है, मतलब एक तरह से समझिए मलिन बस्तियां होंगी जिसमें कि एवरेज औसतन जो मिडिल क्लास लोग होंगे। तो उसमें ये कह रहा है कि बंबई, कोलकाता और मद्रास शहरों में बने ब्लैक टाउन में कौन रहते थे? भारतीय कारीगर, भारतीय व्यापारी, और भारतीय कारीगर और व्यापारी दोनों, और अंग्रेजी व्यापारी। स्वाभाविक है अंग्रेजी व्यापारी तो रहने से रहे ब्लैक टाउन में, ठीक है। भारतीय कारीगर और भारतीय व्यापारी, यही दोनों वहां पर रहते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 98 का सी। क्या आंसर आ जाएगा हमारा?
सी अर्थात कारीगर और व्यापारी दोनों, क्योंकि अंग्रेज व्यापारी तो रहेंगे नहीं मलिन झुग्गी बस्तियों में, क्योंकि यहाँ पर बंबई, कोलकाता और मद्रास में क्या हो गया था, धीरे धीरे उद्योग पनपने शुरू हो गए थे वहां पर, चाहे लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से हो, सूती कपड़ों के उद्योग लगाए गए हों विभिन्न ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो यहाँ जितने भी भारतीय लोग जाते थे उसमें भारतीय कारीगर थे, हैंडलूम वाले जो भी, और व्यापारी जो आयात निर्यात की चीज़ों का करते थे, मध्यस्थ होते थे व्यापारी, ये सारे लोग कहाँ रहते थे, आपको ब्लैक टाउन में रहते थे। ब्लैक टाउन से स्पष्ट है मलिन बस्ती होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि अंग्रेज वहाँ रह रहे होंगे, क्योंकि अंग्रेज अपने आप को क्या व्हाइट मैन बर्डन वाली बातें थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 98 का सी हो जाएगा हमारा आंसर, भारतीय कारीगर और व्यापारी दोनों रहते। अगला है कि चेरा जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। और शायद ये क्वेश्चन दोहराया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा दोहराया गया नहीं, एक बार इसको देख लेते हैं क्या है, कि ये पूछ रहे हैं कौन सा कथन असत्य है। ओह सॉरी, इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य, ये क्वेश्चन एक बार और आगे शायद उसमें था कौन सा कथन सत्य है। तो क्या इस युद्ध के बाद चेर पूरी तरह से मुगलों के अधीन हो गए निम्नलिखित में थे, नहीं पूरी तरह से नहीं, हमने बताया था कि पूरी तरीके से अधीन नहीं हुए थे, इसीलिए मतलब पूरी तरीके से अधीन मतलब चेरों को जीता था तो उन्होंने पूरी तरीके से अधीन कर लिया था, ठीक है। हो सकता है उसमें एक क्वेश्चन इसी तरह का था जिसमें मुझे थोड़ी सी वो समझने में वो हुआ था, क्योंकि अनुवाद को लेकर थोड़ा सा दिक्कत था, लेकिन इसमें क्या है, इस युद्ध के बाद चेर पूरी तरह मुगलों के अधीन हो गए थे, ये बात सही है। और सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने चेरों को, नहीं ये कथन सही नहीं है। कथन कौन सा, कथन असत्य कौन सा है, कथन असत्य है 2, केवल 2, इसका आंसर क्या होगा हमारा, केवल 2। 100वां क्वेश्चन है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। इन फसलों की खेती सर्वप्रथम मानव द्वारा की गई थी, एकदम सही है। आप जब जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी चर्चाएं आपको मिलती है, जौ की चर्चा आपको मिलती है, गेहूं की चर्चा आपको मिलती है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों की खेती की गई थी। जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं उसमें साफ साफ महत्वपूर्ण पॉइंटों में उसकी चर्चा की गई है। इन फसलों के खेती का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। तो क्या पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है, तो इसमें से हमारा कथन कौन सा सही हो जाएगा, केवल 1, क्योंकि गेहूं और जौ की खेती तो मैदानी भाग में ज्यादा होती। यहाँ हमारे को इन फसलों की खेती हिमालय और विंध्य की पहाड़ी, हिमालय और विंध्य की पहाड़ी में गेहूं और जौ की खेती अब कैसे फेवरेबल मौसम होगा, इसके लिए क्या है, महान मैदान जो है भारत का वो ज्यादा फेवरेबल क्षेत्र है। तो ये कथन क्या है यहाँ पर गलत हो गया। तो सही कौन सा कथन है, ये केवल 1 अर्थात 100 का 1 आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 101वां प्रश्न है हमारा, ठीक है। एक 101वां प्रश्न हमारा क्या है, प्राचीन काल में गंगा नदी और उसकी सहायक नदी सोन के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। ओबियस है, गंगा सोन की बातें कर रहा है, मगध की बातें होंगी, सीधी सी बात है। तो इसका सीधा सा लॉजिक आंसर हो जाएगा क्या हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, मगध, ठीक है। गंगा सोन की बातें हो रही है, अपने पटना क्षेत्र की बातें हो रही है इधर, तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मगध हो जाएगा। इसका उत्कर्ष आप बिंबिसार जान ही रहे, हर्यक डायनेस्टी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 101 का डी, मगध। अशोक का कंधार शिलालेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया था। हमने बताया ही है कि अशोक का जो शिलालेख है, विभिन्न प्रकार के शिलालेख जो अशोक ने लिखवाए हैं, 14 बड़े शिलालेख है, 7 स्तंभ लेख हैं, तो इनके 7 स्तंभ लेख जो लिखे हुए ये ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। और शिलालेख जो लिखे गए हैं, ये क्या पूछ रहा है हमसे कि अशोक का कंधार शिलालेख अर्थात बड़े शिलालेख, अफगानिस्तान की बातें कर रहा है, तो वहां पर जो शिलालेख मिले हैं वो पूछ रहा है कि किस लिपि में लिखा गया, बड़ा महत्वपूर्ण शिलालेख है। तो ये जो शिलालेख लिखा गया अशोक का, ये यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखी गई है, ठीक है।
ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, अरमाइक है, यूनानी है, ग्रीक है। तो ये लिपि किसमें लिखी गई है? कंधार से जो शिलालेख लिखा है, याद रखिएगा ये किसमें है? यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखी गई है। ठीक है, तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। और 7 जो स्तंभ लेख अशोक है वो सिर्फ ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 103। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से मनुष्य के शिकारी भोजन संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से मनुष्य के शिकारी भोजन संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? ठीक है, तो इसमें किस किस का चर्चा है? भीमबेटका के बारे में आप जानते हैं कि सबसे पुराना जो आप ये कह सकते हैं गुहा चित वो गुहा में जो गुफाओं में जो चित्रित किया गया था, छवि जो उभरी हुई है कला संस्कृति का जो वहाँ वो है, तो भीमबेटका इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, पुरातन मानव जो सबसे पहले हुए थे पुरातात्विक समय में, तो उस समय भीमबेटका अपने चित्रकला के लिए फेमस है, जिसको कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। ठीक है, कुरनूल की गुफाएं नहीं है पुरातत्व मनुष्य के शिकारी, तो ये कौन सी हो जाएगी आंसर इसकी? चिरांद। ये जो है 103 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चिरांद। कौन सा? मनुष्य के शिकारी भोजन संग्राहक होने का प्रमाण यहाँ से हमको नहीं मिलता है, भीमबेटका वगैरह से मिलता है क्योंकि वहाँ चित्र उकेरा गया है गुफाओं पे पुरातन मानव के द्वारा, कुरनूल की गुफाएं में है, लेकिन चिरांद में इस तरह की चीजें शिकारी होने का प्रमाण वहां पर हमें नहीं मिलता है। तो 103 का आंसर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण स्थल से राख के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, राख के प्रमाण की बातें की जा रही है, तो ये प्रमाण हमको कहां से मिला है? ये कुरनूल की गुफाओं से हमको मिला है। कहां से मिला है? कुरनूल की गुफाओं से। पुरापाषाण काल की प्रारंभिक मानव सभ्यता की बात है, तो कुरनूल से हमको राख अर्थात राख का प्रमाण वहां मिला। इट मीन्स की आग का आविष्कार उन्होंने कर लिया था, और जब आग का आविष्कार यदि वहां पर हो गया है तो सीधी सी बात है कि भोजन को वो पकाकर खाना शुरू कर दिए होंगे। लॉजिकल बातें हैं, तो भोजन को पकाकर, इट मीन्स की शिकार कर रहे होंगे, तो कच्चा मांस नहीं खाएंगे, शिकार करके आपको क्या खाएंगे? शिकार करके पका के उसको खाएंगे। तो पका के खाने के बाद स्वादिष्ट लगा, उसके बाद से पकाने की परंपरा शुरू हो गई। ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ भी इट मीन्स है कि कुरनूल की गुफा से हमको शिकार मिलता है। देखिए यहाँ हम एलिमिनेट कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ भी कुरनूल की गुफाएं हैं, भीमबेटका कुरनूल गुफा होगा नहीं, होगा है नहीं, तो सीधा चिरांद की बात यहाँ आ जाती। ठीक उसी प्रकार 104 में क्या है? किस राख के प्रमाण में, तो राख के प्रमाण हमको कहाँ मिलते हैं? कुरनूल की गुफा से मिलता है। तो ये क्या है? 104 का बी आंसर हमारा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य पाषाण युग में, एक मिनट मिटा लेते हैं, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से हुए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें विभिन्न कथन दिए गए हैं हमारे पास। परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि और घास के मैदान का विकास हुआ। ठीक है, इस काल में मछली भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। ठीक है, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। बिल्कुल ठीक है, तीनों का तीनों आंसर हमारा सही है। ठीक है, क्या है? तीनों आंसर सही है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा 105 का। 1, 2 और 3 तीनों आंसर हमारा सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 106, जिसमें प्रश्न कह रहा है कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन उन तीनों में नहीं आता है? क्या पूछ रहा है? कौन उन तीनों में नहीं आता है? प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल आएगा ही, नव पाषाण काल आएगा ही, मेसोलिथिक जो है वो आएगा। मेसोलिथिक क्या है? देखो इंग्लिश में यदि इसी चीज को देखते हैं, पैलोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और मेगालिथिक पीरियड। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? नव पाषाण काल आएगा, पूरा पाषाण का आएगा और मेसोलिथिक आएगा। नहीं आएगा तो कौन नहीं आएगा? मेगालिथिक अवधि नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? मेगालिथिक अवधि काल नहीं आएगा इसमें।
ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में जो चर्चा है उसमें मेगालिथिक काल नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 106 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित स्थलों में से किसमें प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र हैं के लिए जाना जाता है। अभी हमने चर्चा किया है जो चर्चा किया है कि मानव के शुरुआती दौर में शैल चित्र, चट्टानों पर चित्र जो उकेरा गया है उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। वो कौन सा है? वो है भीमबेटका। कौन सा है? भीमबेटका। भीमबेटका अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शुरुआती मानव सभ्यता के द्वारा जो शैल चित्र किया गया वो भीमबेटका से हमें प्राप्त होता है। अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित जानते हैं। बाघ की गुफाएं भी बहुत ये अजंता में जो है जातक कथाओं में इसका चर्चा किया गया है। बाघ गुफाएं बौद्ध धर्म से। अमरावती जाने रहे हैं, दक्षिण अमरावती कला की बातें की जा रही है इसमें। तो दक्षिण का जो अमरावती है वो सातवाहन वंश और होयसल वंश वगैरह में इसकी चर्चाएं आपको मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 107 का प्रागैतिहासिक शैलचित्र भीमबेटका में। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि हंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, हंगी से पूरा पाषाण युग के अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हंगी की बात कर रहा है। हंगी से क्या पहला हमारा ये है कि हंगी से पूरा पाषाण युग के अनेक प्रमाण प्राप्त हुए। यहां से प्राप्त अधिकांश उपकरण बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। जी नहीं, ये बलुआ पत्थर के अधिक उपकरण नहीं बने हुए, बहुत सारे धातु के भी उपकरण वहां से प्राप्त हुए हैं और विभिन्न प्रकार के पत्थरों से प्राप्त हुए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 108 का केवल पूरा पाषाण युग के अनेक प्रमाण से प्राप्त हुए। कॉमन सेंस की बात है, आंसर केवल हमारा एक हो जाएगा। ठीक है, 108 का ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 109। मेहरगढ़ में मिली कब्रों में मृतकों के साथ कुछ ऐसा ही रखा गया था। मृतकों के साथ कुछ ऐसा ही एक मिनट इंग्लिश में देख लेते हैं, थोड़ा अनुवाद में प्रॉब्लम। इन द ग्रेव्स फाउंड एट द मेहरगढ़ समथिंग सिमिलर वाज केप्ट अलोंग विद द डेड। ठीक है, दूसरा आर क्या कह रहा है? द पीपल ऑफ मेहरगढ़ बिलीव दैट देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मेहरगढ़ में मिली कब्रों में मृतकों के साथ कुछ ऐसा ही, बहुत सारी चीजों जब मृतकों कब्र में मृतकों के साथ रखा गया था। मेहरगढ़ ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट में से है। तो मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मृत्यु के बाद जीवन होता है मानते तभी तो आप कब्रों के बगल में मृत्यु अति मिल रहा है आदमी का। मृतकों के कुछ ऐसा ही रख दिया गया था सिर्फ कब्रों के बगल में, क्योंकि ये मानते थे मृत्यु के बाद जीवन होता है। मीन्स की ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 109 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 110। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा 110। इसमें एक निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर स्थित है? तो इसमें ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर जो स्थिर है वो क्या है? दाओजली शीर्षक। कौन सा है? दाओजली शीर्षक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेहरगढ़ नहीं होगा, हलूर गुफा कराल नहीं होगा, दाओजली शीर्षक इसका आंसर होगा। ठीक है, 110 का डी। मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब का निर्माण किया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने विशाल स्नानागार कहा। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही
नहीं है। ये नहीं है कि कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्या है ऑप्शन, इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर पर लकड़ी का कोयला का एक परत रखा गया था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर पर लकड़ी के कोयले का एक परत रखा गया था, एकदम सही। इसमें उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई तथा चारों ओर कमरे बने, एकदम सही है ये। अगला है कि सिंधु नदी में जल भरने के लिए उससे छोटी छोटे नहरें निकाले। जी नहीं, ये लॉजिकल नहीं रख, ये गलत है। कौन सा इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है, डी जो है इसका सही नहीं है। भाई इसमें से छोटी छोटी नहरें क्यों निकाली जाएगी स्नानागार से, लॉजिकल बात है। इलॉजिकल टाइप का ये ऑप्शन है, तो सीधा सा डी इसका आंसर नहीं होगा। ये तीनों चीज सही है बट चौथा सही नहीं है, डी। तो आंसर हो जाएगा 111 का डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 112वां प्रश्न है हमारा। 112वां प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए गए आयात के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए, ठीक है। तो मतलब जो आयात किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा, वो स्थान दिया गया है और क्या दिया गया है, सामान दिया गया कि कौन कौन सी चीजें की जाती थी, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। तांबा, तांबा कहां से किया जाता था, तांबा राजस्थान से। कहां से, राजस्थान से। टीन कहां से किया जाता था, टीन किया जाता था अफगानिस्तान से, ठीक है। सोना कहां से किया जाता था, अभी भी है कर्नाटक, कोलार गोल्डफील्ड। केजीएफ मूवी भी आप देखे होंगे, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं सोना कहां से था, कर्नाटक से, ठीक है। और कीमती पत्थर कहां से थे, गुजरात से। गुजरात से इसलिए भी आप सूरत में जाइएगा तो हीरा का बहुत वहां उद्योग है, हीरो के घर घिसने का, हीरो से बने कीमती सामानों का, पूरा हीरा का सारा चीज वहां पर आपको सूरत में दिखेगा। सूरत है कहाँ, गुजरात में, अहमदाबाद में दिखेगा। तो ये दो ऑप्शंस तो आप ऐसे ही लेके चले जाते, सोना कर्नाटक से और कीमती पत्थर गुजरात से। तो ये दोनों आपको जिसमें दिख जाता, आपको सी का क्या था, चौथा था, और डी का 1 था। तो इसमें भी हालांकि था, लेकिन टीन की जब भी बातें आती तो टीन अफगानिस्तान से, अभी भी अफगानिस्तान टीन का बड़ा है। तो ये सारी चीजें, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए। क्या आंसर आ जाएगा, ए, अर्थात ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, ठीक है। 112 का आंसर हमारा आ गया ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 113 प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, लोथल शहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा कथन सही नहीं है, ये क्या है, पहला ही ऑप्शन है, यह गुजरात में माही नदी के तट पर स्थित है। जी नहीं, लोथल जो है गुजरात में कहां पर है, ये भोगवा नदी के तट पर है। कहां है, ये भोगवा नदी के तट पर है। ये है भोगवा नदी के तट पर, कहां पर है, भोगवा नदी। इसमें क्या लिखा हुआ है, माही नदी, जो कि गलत है, ठीक है। लोथल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में ये एक बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह क्षेत्र था, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे था। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माही नदी, तो यही पहला गलत हो गया। दूसरा, ये एक बंदरगाह था, ओबियस है कि लोथल हमने बताया बंदरगाह था। तीसरा है, इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ओबियस है कि बंदरगाह रहेगा तो स्टोरेज का भी व्यवस्था, लॉजिकल है कि जहां पर बंदरगाह होगा वहां स्टोरेज का व्यवस्था करना ही पड़ेगा, विभिन्न तरह के व्यापार होते हैं वहां पर।
यहां से एक भवन प्राप्त हुआ है जहां मनका बनाने का कार्य किया, बिल्कुल लोथल से मनका का हमें प्रमाण मिलता है। तो ये तीनों सही है, ये तीनों सही है, जबकि गलत कौन सा है, फर्स्ट ए। तो हमको क्या कह रहा था, कथन सही नहीं है, तो 113 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए, ये कथन सही नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 114 प्रश्न है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के सभी सूक्तों की रचना पुरुषों ने की थी। ये किसके बारे में कह रहा है कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, जिसमें ऋग्वेद के सभी सूक्तों की रचना पुरुषों ने की थी। ठीक है। दूसरा कह रहा है ऋग्वेद की भाषा को पूर्व संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद का पाठ किया जाता था और सुना जाता था और पढ़ा नहीं जाता था। यह भी एकदम सही है। क्या पूछ रहा है हमसे, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऋग्वेद के सभी सूक्तों की रचना पुरुषों ने की थी, ये बात एकदम गलत है। ठीक है। सभी सूक्तों की रचना 1028 उसमें मंडल और सूक्तों की बात की गई है, जिसमें से इसमें सभी में पुरुषों की रचना नहीं, इसमें बहुत सारे आप जाते हैं ऋग्वेद कालीन समय में तो इसमें आपको बहुत विदुषी महिलाओं की भी चर्चा आपको मिलती है। अपाला, फिर भारती मंडन मिश्र की के साक्षात्कार की बातें आपको मिलती है। बहुत सारी चीज़ें ऋग्वेद में आपको देखने को मिलती है। तो इसमें फिर आपको बहुत सारी विदुषियां हैं, अभी फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा है, एक दो का, उसमें चर्चाएं आपको मिलती है। तो सूक्तों की रचना सिर्फ पुरुष ने नहीं किया था। और ये भी आप देखते हैं कि ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी। ठीक है। सभा एवं समितियों में उन वो भी भाग लेते थे ऋग्वैदिक काल, मतलब उत्तर वैदिक काल में। तो वैदिक काल में बाद में आने के बाद थोड़ी सी स्थितियां खराब होने लगी, विधवा थे उनकी पुनर्विवाह की व्यवस्था की गई थी, वगैरह वगैरह। इस तरह से कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी उस समय। तो ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुष नहीं, स्त्रियां भी की थी, क्योंकि स्त्रियां भी विदुषी होती थी उस समय। दूसरा है कि ऋग्वेद की भाषा को पूर्व संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता था। तो इसमें से क्या है कि ये सही है। ठीक है। ऋग्वेद को पाठ किया सुना जाता, ये भी सही है, और पढ़ा नहीं जाता था, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 और 3 जो है ये कथन से, अर्थात 114 का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा हमारा। 114 का सी, पहला क्या है वो गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी का उल्लेख सबसे कम है? ठीक है। ऋग्वेद में सबसे कम किस नदी का उल्लेख मिलता है? पहला है सरस्वती, दूसरा है सिंधु, तीसरा गंगा, चौथा यमुना और पांचवा ब्यास नदी का चर्चा मिलता है। तो आपको ऋग्वेद में सरस्वती नदी का चर्चा आपको मिलेगा अच्छा खासा, सिंधु नदी का भी चर्चा है, ब्यास सबसे कम यदि चर्चा है ना, तो गंगा और यमुना का चर्चा कम किया गया है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। किसका चर्चा? गंगा और यमुना का। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 और 4। 115 का आंसर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 116, आर्यों ने निम्नलिखित में किस विकल्प को अपना विरोधी बताया है? आर्यों के बारे में बात की जा रही है। तो आर्य सबसे बड़ा विरोधी अपना किसको मानते थे? दस्यु को मानते थे। किसको मानते थे? दस्यु को। दस्यु किसका वो पर्यायवाची शब्द है? दस्यु, रजनीचर, ये सारा पर्यायवाची है चोर का। ठीक है। तो दस्यु को मानते थे। ठीक है। प्रतिद्वंदी से तो लड़ते ही थे। आर्य बहुत काफी प्रभावशाली, वैभवशाली, समृद्धशाली कह सकते हैं। अरे नहीं, ये किसको मानते थे अपना विरोधी? दस्यु को मानते थे। ठीक है। तो 116 का आंसर डी होगा। अगला 117 है कि इनाम गांव एक प्रारंभिक गांव था जहां लोग 3600 से 2700 साल पहले रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है। बड़ा ही इसमें थोड़ा सा अथी भी था, कंट्राडिक्शन भी था कि इनाम गांव एक प्रारंभिक, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, लेकिन इसका जो भीम छाती निरा ये नहीं है। इनाम गांव जो प्रारंभिक गांव था वो किस नदी के तट पर था? ये लगभग शायद घोड़ा नदी के तट पर, शायद नहीं, हाँ घोड़ा नदी के ही तट पर ये उपस्थित था।
इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 117 का बी। ठीक है, अगला प्रश्न है चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आसान क्वेश्चन है। खगोल विज्ञान, व्याकरण, चिकित्सा और गणित। स्वाभाविक है कि चरक संहिता, चरक जो थे किसके लिए थे? चिकित्सा के लिए थे। और चरक को ही क्या कहा जाता है? प्लास्टिक सर्जरी का प्रथम पिता कहा जाता है इनको, चरक को। चरक संहिता भी इन्होंने लिखी है। चरक चिकित्सा के सबसे पहले मतलब सर्जरी के जो कह दीजिए सबसे प्रारंभिक, आज की डेट में अमेरिका, जापान, ये सारा चीज़ या जो भी है, चीन, रसिया, ये सब अपने को मेडिकल साइंस में बहुत ही डेवलप मानते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं थी। भारत इन सारी चीज़ों में आज से प्राचीन सभ्यता से इन सारी चीज़ों में समृद्ध रहा है। और चरक जो थे वो चरक संहिता जो इन्हीं के द्वारा लिखा हो, तो आज भी ये उसका बाइबल माना जाता है मेडिकल साइंस का, चरक संहिता इनका। तो ये किसके लिए फेमस था? ये फेमस था चिकित्सा के लिए। ठीक है, व्याकरण वगैरह के लिए तो जान ही रहे, पाणिनि प्रमुख थे। गणित में आपको नागार्जुन की चर्चाएं आपको मिलती है गणित में। माध्यमिक सूत्र जो उनकी द्वारा लिखी हुई सापेक्षता का सिद्धांत का चर्चा, वो भी आप देखिएगा। गणित में भी फेमस हम आर्यभट्ट, नागार्जुन, रामानुजाचार्य, ये सारे चीज़ यहाँ। पाणिनि व्याकरण के सबसे बड़े अष्टाध्यायी, जिसका कि तोड़ आज तक नहीं मिला है। चरक संहिता, चरक के द्वारा चिकित्सा क्षेत्र का। तो बड़ा समृद्धशाली इतिहास रहा है हमारा, पर कुछ ऐसे गतिविधि और कारण रहे हैं कि हमने अपने ही समृद्धशाली इतिहास और वैभव को धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया, जिसका वजह है कि आज भारत फिर से उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है विश्व गुरु बनने की ओर। लेकिन इन सारे चीजों की उपस्थिति के कारण प्राचीन सभ्यता से ही भारत विश्व गुरु रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 118 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस जंगली जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया था? ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको मिल जाएगा कि सर्वप्रथम मानव के साथ जुड़ने वाला जो पालतू जिसको बना वो कौन था? कुत्ता था। कौन था? कुत्ता सबसे पहले मानव के साथ जुड़ा रहा। आज भी वफादार प्राणी में देखिए, शुरू से देखिए इतिहास कैसे वर्तमान को जोड़ता है। शुरू से कुत्ता के प्रति लोगों को मानव सभ्यता का जुड़ाव था, और आज भी लोगों को देखिए सबसे पालतू पशु में सबसे ज्यादा लोग प्यार यदि किसी को करते होंगे तो वो कुत्ता से ही करते होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, सुमेलित करना है, जिसमें कि प्राचीन वस्तुएं और स्थान दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? प्राचीन वस्तुएं और स्थान दिया गया है, जिसमें से हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो मेहरगढ़ किसके लिए फेमस था? मेहरगढ़ सॉरी स्थान है, प्रसिद्ध कोई नहीं है, स्थान। मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान, मेहरगढ़ पाकिस्तान। ओल्डीहवा आपको कहां है? उत्तर प्रदेश, ओल्डीहवा। फिर आपको सी देखिए, सी क्या है? चिरांद। चिरांद आपको कहां है? बिहार में आपको चिरांद, तो आसान है चिरांद यहाँ। फिर क्या है? गुफकराल। ठीक है, गुफकराल ये कहां है? बच गया हमारा 2, कश्मीर। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में आपको देख लीजिए, चिरांद बिहार हो गया, यही 2 चीज आप देख लेंगे। ओल्डीहवा उत्तर प्रदेश और गुफकराल एक थोड़ा सा समझने में होता है, ये बच गया हमारा कश्मीर सीधा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 120 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न क्या है हमारा 121 का, ये मिटा लेते हैं 1 मिनट। 121वां क्वेश्चन है हमारा। इसमें जो हमारा प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। इस अवधि के दौरान पूरा पाषाण उपकरणों का उपयोग और निर्माण पूरी तरह से बंद हो गया था। इस काल के औजार की धार तेज करने के लिए उन पर पॉलिश लगाई जाती थी, एकदम सही है। इस युग में ओखल और मूसल का उपयोग पौधा और अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता, बिल्कुल सही है। इस काल में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण प्रारंभ हुआ था, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नवपाषाण युग में उपयोगितावादी समाज था। उपयोगितावादी समाज में आपको अलंकरण कहाँ से मिल जाएगा? अलंकरण तो धीरे धीरे जब धीरे धीरे जड़ी के कामों, विभिन्न तरह के मोतियों, हीरा जवाहरात का विकास हुआ, तभी आपको अलंकरण या उस पर कला संस्कृति जब विकसित हुई, तभी आपको इस कला मिट्टी के बर्तन पर अलंकरण जैसी चीजें मिलेगी, कलाकृति जैसी चीजें मिलेगी। तो उतना विकास उस समय हुआ नहीं था और समाज उपयोगितावादी था, अलंकरणवादी नहीं था कि हाँ खूब सारा समृद्धि है, कुछ भी है तो हम बर्तनों पर अब इतने सारे हैं, कितना महंगे महंगे चीज आर्किटेक्ट तैयार किया जाए जिस पर अलंकृत चीजों का उपयोग किया जाए, विभिन्न धातुओं का उपयोग किया जाए। तो इस काल में मिट्टी के बर्तन पर अलंकरण प्रारंभ नहीं हुआ, बहुत बाद की बात है। उस समय समाज को तो सिर्फ उपयोगितावाद, आग जलाना है, चक्के का करना है, विभिन्न प्रकार के शिकार के लिए विभिन्न पत्थर धातुओं से जो है हथियार तैयार करना है, तो इन सारे चीजों के लिए फेमस था। तो क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन जो है सही नहीं है, डी। 121 का डी को जो कथन है वो सही नहीं, आंसर 100 डी होगा 121 का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर के, दर ने इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। मेहरगढ़ सिचुएटेड नियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। अच्छा, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर, गोमल पास, काराकोरम, हालांकि यहाँ दर्रे की बात की गई है, लेकिन ये इंग्लिश में भी हो सकता है यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया हो। फॉलोइंग रेट की बातें नहीं, ये पासेस की बातें हो रही है, दर्रे की बातें हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि मेहरगढ़ आपको कहाँ बताए थे, कहाँ पर है, पाकिस्तान। तो क्या है, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है, ठीक है। गोमल दर्रा, काराकोरम दर्रा, खैबर दर्रा, नहीं, बोलन दर्रा, ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 122 का क्या हो जाएगा, तो बोलन दर्रा है, वो हो जाएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। 122 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। 123 पे चलते हैं हम लोग। हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर, हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, हड़प्पा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो गुजरात भारत नहीं, पंजाब नहीं, पंजाब पाकिस्तान, काबुल वगैरह। पंजाब कहाँ पर है, पंजाब किस पंजाब में, पंजाब एक हमारे यहाँ एक पाकिस्तान। तो ये हड़प्पा स्थल का निम्नलिखित किस स्थान पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब पाकिस्तान प्रांत में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन इनमें से एक नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से वो शहर कौन सा है, ठीक है, जिसको कि 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो वो शहर कौन सा है हड़प्पा का, वो है धौलावीरा। कौन सा है, ये शहर है धौलावीरा, ठीक है। याद रखिएगा, हड़प्पा नगरों को 2 भागों में, लेकिन इनमें से एक नगर को 3 भाग में विभाजित किया गया था और वो नगर है धौलावीरा। 124 का सी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हमारा 125वां, तमिल संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला क्या है, ये विष्णु या शिव की स्तुति में गीत गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, अलवर विष्णु के उपासक थे और नैनार शिव के उपासक थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, दोनों सत्य है। भक्ति आंदोलन शुरू हुई दक्षिण से हुआ, अलवर
और अलवर और नयनार, जिसमें कि विष्णु और शिव के उपासक थे। विष्णु और शिव की स्तुति गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दोनों ही कथन सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही, आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1 और 2 दोनों, 125 का। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो कालिदास के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो कालिदास किसके दरबारी कवि थे? गुप्त एम्पायर के, गुप्ता जो एम्पायर है उसके सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनके समय में कालिदास जो थे इनके दरबारी कवि थे, और चंद्रगुप्त के जिस प्रकार अकबर के पास नवरत्न की बात, उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के पास भी नवरत्न थे, जिनमें से एक कालिदास थे। इन्हीं के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में आपको मिलेंगे 12 मिहिर, वररुचि, ये सभी आपको चंद्रगुप्त के दरबार में मिल जाएंगे। नवरत्न में एक कालिदास भी यहाँ पर शामिल थे। और कालिदास की विभिन्न रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं, संस्कृत का विद्वान, सबसे बड़े विद्वान में गिनती कालिदास की होती है, जिनका अतीत रहा है कि इन्हें सबसे बड़ा मूर्ख कहा जाता था, जो आगे चल के संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान बने। और इन्हीं कालिदास की रचनाओं में मेघदूतम, शकुंतलम, फिर आ जाता है बहुत से मालविकाग्निमित्रम, ये विभिन्न तीन चार प्रकार की प्रमुख रचनाएं कालिदास की, जो बहुत फेमस, तो बहुत बुक लिखी है, लेकिन ये मेघदूतम, शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये सारी चीजें कालिदास की बहुत प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, तो ये किसके दरबारी कवि थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी किया जाता है, और गुप्ता एम्पायर के सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो आप जब भी बुक की चर्चा करते हैं, बुक और लेखक की चर्चा, तो आप उसमें देखा होगा बाणभट्ट हर्षचरित, किनका देखे होंगे? बाणभट्ट हर्षचरित। ठीक है, तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि है? इसी से है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, वर्धन वंश। उसके बाद आता है क्वेश्चन 128वां, भारत आने वाले निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का सही कालक्रम आप चयन कीजिए। विभिन्न यात्री जो चीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन आए, या इसी की बातें हो रही है। तीर्थ यात्रियों का कालक्रम चयन के भारत आने वाले चीनी बौद्ध यात्री की बातें हो रही है। स्वाभाविक है, उसमें फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, इन सारे आदमियों को चर्चा होगी। तो हमारा क्या है? इत्सिंग, जुआनसांग या ह्वेनसांग कहिए या फाहियान कहिए। जी नहीं, इत्सिंग बाद में आए हुए थे। फिर है आपको फाहियान, फाहियान एकदम सही आंसर है। फाहियान जो थे सबसे पहले आए हुए थे, एकदम सही है। फिर क्या है हमारा? ह्वेनसांग। ठीक है, फाहियान किसके समय में? फाहियान आए हुए थे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, उसके बाद ह्वेनसांग किसके? हर्षवर्धन कालीन है। ठीक है, और बाद में इत्सिंग आए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 128 का बी। पहले फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। 128 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी पर दक्षिण की ओर जाने के सम्राट हर्ष के प्रयास को किसने रोका था? ठीक है, तो हर्ष को रोकने वाला कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था और पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष हारा था। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे हराया था। ठीक है, तो नर्मदा नदी के तट पर, दक्षिण नर्मदा नदी के तट पर ही युद्ध हुआ था। पर जब भी आप वर्धन वंश में पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध की चर्चा हमें मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 129 का बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा 130वां कि कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ठीक है, तो सातवाहनों की राजधानी कौन थी? प्रतिष्ठान। कौन थी? सातवाहन की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान। तो ये तो नहीं होगा। चोल का कौन था? तंजौर। ठीक है,
चोलों का कौन था, पढ़े हुए हैं, तंजौर। और चालुक्यों का कौन सा था, वातापी। कौन सा था, वातापी। तो बच कौन गए, पल्लव। तो कांचीपुरम किन की है राजधानी, पल्लवों की है। तो आंसर क्या हो जाएगा 130 का हमारा सी, कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। ठीक है, सातवाहन की क्या थी, प्रतिष्ठान, चालुक्यों की वातापी, और चोल का तंजौर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो रवि कीर्ति आप जब वर्धन वंश में पढ़ते हैं, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की नर्मदा नदी तट पर जो संघर्ष हुआ था, तो उसमें आपको दिखेगा रवि कीर्ति के बारे में चर्चा वहां आपको मिलेगी, जिसमें कि पुलकेशिन द्वितीय कि ये दरबारी कवि थे। किसके थे, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। 131 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं। 132वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है सुमेलित करने के लिए, जिसमें कि पहला है कि नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, कायस्थ। इसमें सूची को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, व्यापारी काफिले का नेता, मुख्य लिपिक, मुख्य बैंकर, अर्थात कि जो अधिकारी जो नियुक्त थे उनका क्या नाम था। ठीक है, प्राचीन समय में। तो नगर श्रेष्ठी किनको कहा जाता था, नगर श्रेष्ठी जो थे ये मुख्य बैंकर को कहा जाता है। ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ये जो थे वो मुख्य बैंकर थे ये। ठीक है, मतलब जहां से पैसों का आदान प्रदान, कर्ज लेना, ये सारी चीजें, ये मुख्य बैंकर थे, नगर श्रेष्ठी। फिर आता है आपको सार्थवाह। सार्थवाह तो पढ़े होंगे आप लोग। सार्थवाह जो सभी व्यापारी के काफिले का नेता होता था, लेके चलता कहाँ ठहरना है, कहाँ जाना है, किन बड़े सामंत से मिलना है, या इस स्थान पर किस चीज का व्यापार करना है, ये सारा चीज निर्धारित सार्थवाह करता था। ठीक है, ये व्यापारी के काफिले का नेता होता था। पलटन जो चलती थी, प्लेटून जो कॉन्वे था, काफिला पहले आप देखे होंगे, कई तरह के हॉलीवुड के भी मूवी में आप देखेंगे, प्राचीन समय का जो दिखाता है, स्पार्टा, ग्रीस वगैरह का जो दिखाता है, फारस, तो उसमें दिखाता है कि किस तरह से व्यापारी के किले का नेता सामने से चलता है। या आप तुर्की वगैरह का वेब सीरीज आता है, उसमें बड़ा अच्छा से इसमें दिखाया गया है। तो सार्थवाह का क्या मतलब होता था, व्यापारी का। फिर आता है प्रथम कुलीक। ठीक है, तो प्रथम कुलीक जो थे ये मुख्य शिल्पकार थे। क्या थे, प्रथम कुलीक जो थे ये मुख्य शिल्पकार थे। और अगला कौन है, कायस्थ। कायस्थ किनको कहा जाता था, ये मुख्य, सभी जानते हैं कायस्थ जो जाति है आज भी है, सिन्हा वगैरह जो लगाते हैं, कायस्थ श्रीवास्तव सिन्हा, इनका काम ही कलम का खाते हैं। ये शुरू से ये कायस्थों का क्या है, ये मुंशी का काम पहले करते थे, पेपर देखना, हिसाब बारी बही खाता उल्टा के देखना, तो इनका काम ही था कायस्थ का, मुख्य लिपिक का काम था सारे चीज़ों को तैयार करना। तो कायस्थ किन में आ जाएंगे, लिपिक में आ जाएंगे। तो इनका क्या हो गया हमारा सही, ए का 3, ए का 3 आ गया, बी का 1 आ गया, प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार सी का आ गया 4, और डी का 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। 132 का आंसर हमारा आ गया सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 133वां प्रश्न है हमारा, मिटा लेते हैं इसको। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय विधानसभाओं के संदर्भ में है। ठीक है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सभा, ब्राह्मण जमींदारों का संगठन, सही सुमेलित के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे सही सुमेलित में जो है
दूसरा है उड़, ग्राम सभा, नगरम, शिल्पकारों का संघ। बिल्कुल नहीं, नगरम के बारे में हमने आपको बताया था कि व्यापारियों का संघ हुआ करता था, इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कशन हमने किया था। ये शिल्पकारों का संघ नहीं था, नगरम क्या था, व्यापारियों का संघ था। ठीक है, तो पहला क्या है, सभा, ब्राह्मण और जमींदारों का। ठीक है, सभा और समिति पहले भी आप ऋग वैदिक काल में भी देखे हैं, तो उसमें आपको ऐसे ही लोग दिखेंगे जो बड़े संभ्रांत किस्म के लोग थे। तो ब्राह्मण और जमींदार संभ्रांत में आते हैं, जान ही रहे, एलिट क्लास के हैं। तो ब्राह्मण और जमींदार सभा एकदम सही है। दूसरा है उड़, उड़ भी सही है। ग्राम सभा एक तरह से आज की जो ग्राम सभा चलती है, कचहरी जो देखते हैं पंचायतों में, तो ये दोनों 1 और 2 सही है, लेकिन ये गलत है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1 और 2, अर्थात ए आंसर होगा 133 का। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। आर्यभट्टियम के रचयिता आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आर्यभट्ट ज्योतिष शास्त्र के भी माने जाते हैं, खगोल विज्ञान तो है ही आर्यभट्ट का, और गणित के तो खैर जान ही रहे, ज्ञाता ही है, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ये तीनों चीज के जानकार ये आर्यभट्ट। आजकल लोग एक चीज के जानकार हो जाते हैं तो बड़ा एरोगेंट टाइप के हो जाते हैं, पर देखिए आर्यभट्ट जैसे लोगों को 3 चीज के जानकार, जो तात्कालिक समय के सबसे बड़े अध्ययन में से था, ये तीनों चीज, ज्योतिष, खगोल विज्ञान और गणित, इसके सबसे बड़े जानकार आर्यभट्ट। शून्य का ही आविष्कार करे तो भाई कितने बड़े, एक तरह से ये आदमी ने, एक तरह से आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है, संस्था है ये आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट किन किन के रचयिता है, आर्यभट्टम के रचयिता आर्यभट्ट निम्नलिखित में किसे समझ, सारे 1 2 3 ये सभी चीजों का जानकार ये है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, डी, 1 2 और 3। अगला क्वेश्चन हमारे साथ है 135वां क्वेश्चन है। एक 135वां क्वेश्चन हमारे लिए कह रहा है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए, नीचे नीचे कविता दिया गया है और लेखक का नाम दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, कविता और लेखक का नाम दिया गया है। शिल्पाधिकारम, ठीक है, क्या है, शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम किनके हैं, इलांगो, किनके हो जाएंगे, इलांगो के द्वारा ये आ जाएगा। या आप 1 मिनट के लिए इसको छोड़ भी सकते हैं, इलांगो से शुरुआत नहीं करते हैं। मेघदूतम हमने अभी चर्चा की आपके कालिदास के विभिन्न कृतियों में से, तो मेघदूतम कालिदास, यहीं से आप शुरू करिए, मेघदूतम कालिदास, वाल्मीकि रामायण के साथ हैं, तो ये आपको मिल गया। अर्थात सी का 3 देख लीजिए, सी का 3 कौन है, ये 3 में है। रामायण डी के 1, तो 1 में 2 गो आ रहे हैं। अब मणि मेखलाई किनका है, शीतल सतानार, इनको कहा जाता है शीतल सतनार के नाम से, शीतलई सतनार भी कहते हैं। ठीक है, तो मणि मेखलाई शीतलई सतनार का ही कीर्ति है, जानते होंगे आप में से बहुत सारे लोग। और ये शिल्पाधिकारम में यदि थोड़ा सा दिक्कत होगा तो ये 3 मिल गया, तो चौथा स्वाभाविक है कि इलांगो का ही होगा। वैसे पता होना चाहिए इलांगो का लिखा हुआ शिल्पाधिकारम है, और ये दोनों आप लिख देते तो ये किससे मिल जाता है, ए का 4 मिल गया, बी का 2 मिल गया, सी का 3 मिल गया, और डी का 1, मतलब सी आंसर होगा हमारा इसका। ठीक है, देखिए कैसे एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। आप मेघदूत के कृति के बारे में जानते, कालिदास ऐसे ही लगा देते, रामायण वाल्मीकि जानते ही होंगे, और मणि मेखलाई के बारे में शीतलई सतनार के बारे में जानते, 3 तो ऐसे ही मिल गया, और एक तो यदि नहीं भी मालूम है शिल्पाधिकारम, तो जो बचा है वही होगा, ओबियस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 135 का सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किसमें हुआ था, कागज के आविष्कार के बारे में पूछ रहा है हमसे। स्वाभाविक है, आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सूती का आविष्कार कहाँ, चीन में हुआ था, और कागज का आविष्कार भी कहाँ हुआ था। ये नॉर्मली वैसे भी आप प्राकृतिक उद्योग धंधे में पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको इसमें चर्चा आ जाता है। कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था। स्ट्रेट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे। फिर आपको सुमेलित करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो सुमेलित से है, देखते हैं।
अगले प्रश्न पे आते हैं। 137वां प्रश्न क्या दिया गया है? विशाख दत्त, बड़ा मिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त, सामने दिया गया औषधि नाटक। मतलब किस चीज के ये किस चीज में ये अपनी विशेषता रखते हैं? इन दार्शनिक हैं या चिकित्सा शास्त्र के बड़े हैं या फिर व्याकरणाचार्य हैं? ऐसा ही क्वेश्चन ये पूछा गया है आप लोगों से। तो इस क्वेश्चन में क्या है? पहला है विशाख दत्त। विशाख दत्त का नाटक वो आप जो देखे हैं मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, तो क्या है? नाटक है। नाटक में लग जाएगा। वरामिहिर क्या है? वरामिहिर खगोल विज्ञान के बड़ा हाथी हैं। ये सब किनके विभूति हैं? ये सब आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मिलेंगे, सारे के सारे। सारे नहीं मिलेंगे, वरामिहिर वहीं मिलेंगे आपको। फिर आप चरक की बातें कर रहे हैं। चरक अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि मेडिकल के लिए, औषधि के लिए, मेडिसिन के लिए फेमस है। और बच गए हमारे पास ब्रह्मगुप्त गणित के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए सही आंसर। 137 का ए सही आंसर है हमारा, सुमेलित। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से हमारा सुमेलित वाला ही है। इसमें देखते हैं क्या सुमेलित करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं को उनको कार्य के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, जो विभिन्न तरह के देवता हैं वो किस कार्य के लिए जाने जाते थे, इसका सुमेलन करने के लिए आपको यहां पर दिया गया है। सबसे पहले कौन है? क्या लिखा हुआ है? द्यो। द्यो जो है सबसे। सवित, अग्नि, उषा, सामने मिलाना है आकाश के देवता, अग्नि के देवता, भोर की देवी, सूर्य की प्रेरक शक्ति के देवता हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अग्नि जो होंगे वो अग्नि के ही देवता होंगे। कॉमन सेंस की बात है। उषा जो होंगी ये किसके होंगे? उषा की किरण पड़े हुए हैं, सूर्योदय होता है उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची। तो उषा की किरण, उषा की पहली किरण जब निकली तो ये किसकी हो जाएंगी? भोर की देवी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है सवित, सूर्य की प्रेरक शक्ति के देवता। सवित इनके हो जाएंगे। और एक एक कौन हो जाएंगे? प्रथम हो जाएंगे। दो आकाश के देवता हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 138 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो। इसमें भी दो तो ऐसे ही कॉमन सेंस से निकाल ले जाएंगे आप। एक आप लाएंगे सवित, थोड़ा पर्यायवाची शब्द है, थोड़ा पर्यायवाची शब्द आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे तो ये भी आप निकाल जाते हैं। और द्यो के बारे में थोड़ा सा फंसेंगे, थोड़ा सा टफ है द्यो। तो द्यो के बारे में तो बचा है आकाश के देवता, तो वही होंगे। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 138 का आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कला का गांधार स्कूल एक संश्लेषण है। मतलब गांधार कला में आप पढ़े होंगे। गांधार कला के बारे में ये बातें हो रही है। तो उसमें पूछ रहा है कि भारत का गांधार स्कूल एक संश्लेषण है। भारत और मतलब गांधार कला किसका किसका समायोजन है, सम्मिश्रण है, ये पूछ रहा है। भारत और चीनी कला का, भारतीय और तुर्की अफगान, नहीं, भारत और ग्रीक कला का। सीधा आपको गांधार कला में कई बुद्ध की मूर्तियां आपको प्राप्त होंगी। तो ये क्या है? जब आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं भारतीय कला और ग्रीक कला का जो समायोजन है, सम्मिश्रण है, इसी को क्या कहा जाता है? गांधार कला कहा जाता है। ठीक है, तो 139 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। मिटा लेते हैं। एक 140वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस प्राचीन स्थल की खुदाई से ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की जानकारी हमें मिलती है? ये साफ साफ क्या दर्शाना चाह रहा है कि भारतीय, इससे पहले भी एक मैं आपको अरिका मेडू का हमने चर्चा किया था कि व्यापारिक संबंधों की जानकारी अरिका मेडू, सी पोर्ट की बातें की गई थी, बंदरगाह की बातें की गई थी, जो तमिल,
तो किस प्राचीन स्थान से खुदाई में ईसा पूर्व भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध? तो ये सीधा सा बात है, मदुरई टोंडी ये सब की तो कोई बात ही नहीं, सीधा सा बात है अरिका मेडू से। कहां से है? अरिका मेडू से। तो लक्का पीएम में जो है चर्चा आप इसका आपको मिलेगा। तो अरिका मेडू एक बंदरगाह जहां से व्यापारिक संबंधों की जानकारी भारत और रोम के बीच जो व्यापारिक है वो अरिका मेडू से है। ठीक है, 140 का डी आंसर हो जाएगा हमारा। 141वां क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त व्यापार केंद्रों या बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बंदरगाहों के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से, बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ये आपको दक्षिण के राजवंशों के समय आपको मिलेगा वहां पे, चाहे चोला में हो, सातवाहन में हो, ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी तट पर भरूच, सोपारा और कल्याण प्रमुख बंदरगाह थे और वहां से भी जहाज दक्षिण पूर्व की ओर भेजे जाते थे। एकदम सही है। मालाबार तट पर स्थित कई बंदरगाह से भारतीय सामान अफ्रीका, अरब, यूरान और भूमध्य सागर देशों में ले जाया जाता था। तीनों का तीनों आंसर बंदरगाह के संदर्भ में एकदम सही है। तो इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? 141 का आंसर डी हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब 142वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 141 में बता सारे बंदरगाहों की चर्चा है। ताम्रलिप्ति हो, भरूच हो, मालाबार तट पर स्थित कई, मालाबार तट आप देख रहे हैं इधर दक्षिण से नीचे दक्षिण पश्चिम की ओर इधर आपको मिल जाएगा। आपको अरब वगैरह, अरब सागर उधर से अरब, अफ्रीका, ईरान, भूमध्य सागरीय देशों में ले जाया जाता है। एकदम सही है, तीनों का तीनों एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 142वां क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बोधिसत्व वे त्यागी हैं जो इस धरती पर बुद्ध से पहले पैदा हुए। ठीक है, पहला कह रहा है। फिर कह रहा है कि महायान संप्रदाय में अनेक प्रकार के कर्मकांड प्रचलित थे और बोधिसत्व की पूजा की जाती थी। बिल्कुल सही है। बोधिसत्व वे त्यागी हैं जो इस धरती पर बुद्ध से पहले पैदा। बौद्ध साहित्यों के अनुसार माना जाता है कि बोधिसत्व जो हैं वे त्यागी हैं। हालांकि बौद्ध और जैन दोनों में ही त्याग की जो प्रमुखता है, तो उसमें बोधिसत्व वे त्यागी हैं, एक मिनट, जो इस धरती पर बुद्ध से पहले पैदा हुए। कहने का मतलब है कि बुद्ध से बड़ा बुद्ध का सिद्धांत। बुद्ध कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म के जो इनके त्रिपिटक हैं या बौद्ध धर्म के जो सिद्धांतों को जो फॉलो करते हैं वो सभी को बुद्ध है। मैं सिर्फ अकेला गौतम बुद्ध नहीं हूं, सभी बुद्ध हैं। यदि इन चीजों का पालन जो करते हैं वो सभी बुद्ध हैं। अर्थात बुद्ध से पहले कुछ व्यक्ति होंगे जो बोधिसत्व का पालन करते हैं इन सिद्धांतों से रूप, भले ही इनका नामकरण नहीं किया गया होगा परंतु इन्हीं सिद्धांतों से मिलते जुलते सिद्धांतों के अनुयायी होंगे, तो बोधिसत्व वे त्यागी हैं जो इस धरती पर बुद्ध से पहले पैदा हुए होंगे। बात सही है। और महायान संप्रदाय में अनेक प्रकार के कर्मकांड प्रचलित थे। सही बात है। हीनयान और महायान दो भागों में बट गया था। हीनयान मूर्ति पूजन, इन सारे चीज, यही सब विषय अंतर है कि मूर्ति पूजा के थे ये लोग। बिहार में दक्षिणा, चढ़ावा, इन सारे चीजों में विश्वास करते थे महायान संप्रदाय के लोग। तो स्वाभाविक है कि दक्षिणा इन सारे चीजों में करेंगे तो कर्मकांड प्रचलित था ही। और बोधिसत्व की पूजा पाठ करना, मूर्ति बनाकर करना, ये सारे महायान संप्रदाय का ही गतिविधि था। तो इसीलिए ये भी कथन सही है। दोनों कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 142 का हमारा? सी। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम 143 क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, एक 143वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक मध्यकालीन प्रारंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप था। ठीक है, मंदिरों में गर्भगृह नाम का स्थान हुआ करता था। यह एक सभागार हुआ करता जहां लोग इकट्ठा होते थे। जी नहीं, गर्भगृह काफी ऊंचाई तक बना हुआ था जिसे शिखर कहा जाता था। तो इसमें क्या कह रहा है, कौन सा कथन हमारा सही है? मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप नहीं था,
गर्भगृह वगैरह ये सब महत्वपूर्ण माने जाए। मंदिरों में गर्भगृह नामक स्थान था जहां लोग इकट्ठा होकर सभागार, बिल्कुल नहीं, गर्भगृह में जो ईश्वर होते थे उनका प्रतिष्ठान होता था वहां गर्भगृह में, लोगों को इकट्ठा वहां नहीं होते थे। गर्भगृह काफी ऊंचाई तक बना हुआ होता था और जिसे शिखर कहा, जहां गर्भगृह बना तो वहीं पर आज भी देख रहे हैं टेम्पल का जो आर्किटेक्चर होता है, जो विशेषकर हम लोग का द्रविड़ शैली का नहीं, नागर शैली का उत्तर भारत में जो इस तरह से बना हुआ होता है, उसमें आप देखते हैं उसी के नीचे गर्भगृह रहता है। तो गर्भगृह काफी ऊंचाई तक बना हुआ जिसे शिखर कहा जाता है। मतलब ये सही है आपका, ये जो तीसरा है ये सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। 143 का आंसर सी हो जाएगा, केवल 3। अगला प्रश्न पे आते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रारंभिक मानव के जीवन के प्रमुख चरण कॉलम में दिए गए और कॉलम बी में कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार दिए गए हैं। कॉलम ए में दिए गए शब्द को कॉलम बी में दिए गए शब्दों के साथ सही ढंग से सुमेलित करना है कि किस समय आग की खोज हुई, तांबा का खोज हुआ, इन चीजों का सुमेलन आपको यहां पर करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में आपको आग का खोज हो गया था। ठीक है, तभी आदमी शिकार करके मांस को जला के और आग जला के बाहर रखते थे, गुफाओं के बाहर मांस को पका के खाते थे। दूसरा क्या कह रहा है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या था? नवपाषाण काल में पहिए बन चुके थे, विभिन्न प्रकार के धारदार हथियार का आविष्कार हो चुका था। तो स्वाभाविक है कि धारदार हथियार का आविष्कार हो जाएगा जिसमें लोहे, तांबे, इन सारे चीजों का उपयोग है। तो फसल काटने के उपकरण आपको आ जाएंगे। तो नवपाषाण काल युग में आपको फसल काटने का, और क्या है? चालकोलिथ युग। ठीक है, इसमें आपको जो बच गया वो हो गया तांबा। तांबा इस युग में आपको, लोकोलिथ युग में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो गया। क्या हो गया? डी। 144 का आंसर हमारा डी आ गया। पूरा पाषाण युग में आग का खोज हो गया, नव पाषाण युग में फसल काटने के उपकरण, पहिया वगैरह का आविष्कार हो गया, तो वो हो गया आपको फसल काटने के उपकरण। तो इसका आंसर हमारा डी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है हमारा? भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व कुछ समय पहले शुरू हुआ था। ये एकदम सही है, और ये थोड़ा सा है स्टेटिक भी है कि 1000 ईसा पूर्व इसका। गंगा घाटी के घने जंगलों को इससे बने औजारों से साफ किया जाता था। एकदम सही है, दोनों सही है। तो 145 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, अर्थात 145 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी, किस लिए? देवताओं की स्तुति में, पुजारियों की प्रशंसा में, राजाओं की प्रशंसा में, समितिद समाज की प्रशंसा में। जी नहीं, आर्यों ने सूक्तों की रचना, आपको ऋग्वेद में भी सूक्त की बातें मिलेगी, 1028 सूक्त की चर्चाएं की गई है। तो आर्यों ने सूक्तों की रचना मुख्यतः किस चीज के लिए की थी? देवताओं की स्तुति के लिए किया था। किसके लिए किया था? देवताओं की स्तुति के लिए। तो 146 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 147 में विष्णु के वराह रूप में मूर्ति निम्नलिखित किससे प्राप्त हुई है? क्या पूछ रहा है? वराह का जो विष्णु के जो 10 अवतार हैं, विष्णु के जो 10 अवतार, उसमें वराह जो अवतार है उसमें आपको मूर्ति जो प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आपको मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? मध्य प्रदेश से। तो 147 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, सेकंड लास्ट।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिंदुसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राजा बिंदुसार के बारे में, अशोक के पिता के बारे में बातें हो रही है। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। बिल्कुल, बहुत दूर तक शासन था मौर्यन एम्पायर का, तो दक्षिण में था ही, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदुसार की दक्षिण के राज्यों से मित्रता थी। बिल्कुल थी, आप चर्चा मिलती है इनके अभिलेखों में, अशोक के अभिलेख में मिलती है आपको चर्चा। केवल कलिंग प्रदेश और सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे। सुदूर मतलब बहुत अंदर की बातें हो रही है, सुदूर बहुत दूर तक की बातें हो रही है आपको। सुदूर दक्षिण में आप चल जाए, श्रीलंका से पहले आपको तमिलनाडु के लास्ट तक, वहां जावा सुमात्रा की बातें हो रही है। तो बिंदुसार का शासन मौर्य साम्राज्य के दक्षिण में मैसूर तक था। ठीक है, कर्नाटक मैसूर तक था, ये बात सही है। वहां के राजा इनके मित्र भी थे। इनकी अभिलेख में आपको चर्चा मिलेगी बिंदुसार के। और बिंदुसार के दक्षिण के राज्यों से मित्रता थी, ये बात भी एकदम सही है। और केवल कलिंग प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण के राज्यों में साम्राज्य, कलिंग से आप देख रहे हैं अशोक का पद्मा से युद्ध होता है कलिंग में, जो कि आपके 13वें शिलालेख में वर्णन मिलता है उसका। अशोक के अभिलेख में आपको मिलता है 13वें शिलालेख कलिंग। स्वाभाविक है, कलिंग से मित्रवत संबंध नहीं ही थे, बैर वाले संबंध थे। तो कलिंग प्रदेश और सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे, अर्थात श्रीलंका की ओर जाने वाले दक्षिण में आपको तमिलनाडु से होते हुए आपको जावा सुमात्रा, ये सब जो इंडोनेशिया वगैरह में, ये सारे चीजों से इनके मित्रवत उतने अच्छे संबंध नहीं थे जितने कि दक्षिण में भारत, अविभाजित भारत में जितने थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही कथन सही है। ये तीनों कथन क्या है? सही है। 1 2 3, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ये एक प्रश्न जो है आपको महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में पूछा गया है। इसको मिटा लेते हैं। महालवाड़ी, रैयतवाड़ी वगैरह के बारे में ये आपको पूछा गया है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है। पहला क्या है? इस प्रणाली को लॉर्ड हेस्टिंग ने तैयार किया था। ठीक है, इसमें राजस्व की निश्चित इकाई महल थी, जिसका अर्थ था एक गांव या गांव का समूह। महल नहीं, महाल कहा जाता था। महल ने थोड़ा सा वहां लिखने में दिक्कत है, महाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाल कहा जाता था। ये सही है कि इस प्रणाली को लॉर्ड हेस्टिंग ने तैयार किया था, सही है। इसमें राजस्व की निश्चित इकाई महाल थी, जिसका अर्थ था, नहीं, ये महाल जिसका राजस्व उसको महालवाड़ी प्रथा में वो चल रहा था। ठीक है, किसमें? सॉरी, महालवाड़ी की ही बातें हो रही है। तो इसमें राजस्व की निश्चित इकाई महाल थी, जिसका अर्थ था एक गांव या गांव। नहीं, ये नहीं था, महाल इसके इकाई नहीं हुआ करती थी। महाल किसको कहा जाता? महाल, महाल वाली प्रथा में कहा जाता था कि एक महाल नाम का व्यक्ति होता है, जिसको रखा जाता था कि आप ही यहाँ से जितने राजस्व होंगे उसको किसानों वगैरह से वसूल कर आपको देना ही आपकी जिम्मेदारी है। तो वो रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी वगैरह जो, तो उसमें महालवाड़ी की, इसमें निर्धारित राजस्व अस्थायी रूप से निर्धारित नहीं था। गलत है, इसमें अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया था कि इतना हिस्सा आपको देना है, चाहे सूखा पड़े या आपका फसल अच्छा हो नहीं हो, आपको ये देना ही है। इसलिए कर्ज के चलते कितने किसान आत्महत्या वगैरह की जो प्रवृत्ति शुरू हुई, इस तरह से शोषण की प्रवृत्ति, किसानों के जो हालात बाद की स्थिति में जो खराब होने लगी, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इन सारे बंदोबस्त का माना जाता है। तो इसमें जमींदारों को कंपनी द्वारा कर वसूलने की जमींदारी, हाँ ये सही है। ये जो जमींदार होते थे ना, इनको महाल कहा जाता है, जो कि यहाँ क्या लिखा हुआ था? महाल जो है इकाई थी, नहीं इकाई नहीं थी। तो इसमें सही क्या हो जाएगा हमारा? इसमें सही हो जाएगा हमारा, इस प्रणाली को लॉर्ड हेस्टिंग ने तैयार किया था, एकदम सही है। ये गलत है, महाल नहीं कहा जाता। इसमें निर्धारित राजस्व व्यवस्था अस्थायी रूप से निर्धारित, एकदम निर्धारित थी अस्थायी रूप से। कैसे निर्धारित? नहीं, तभी तो कर्ज जो है फिक्स रखा जाता था। सूखा में भी आप वही कर्ज ले रहे हो, अच्छा फसल हो रहा है तभी ले रहे हो। सूखा जब अकाल पड़ता था फिर भी आप लोग कर्ज ले लेके आपको वहां कर चुका रहे थे। 95% कड़े चुकाई जा रही थी, जिससे किसान की हालत खराब हो गई थी। तो ये भी नहीं है और ये सही है। इसमें जमींदारों को कंपनी द्वारा कर वसूलने की जिम्मेदारी दी जाए। बड़े कृषक, जमींदार, वेलाल, जो भी कह लीजिए, इस सभी को। 1 और 4 जो है इसमें सही आंसर है, अर्थात 149 का आंसर सी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, अंतिम क्वेश्चन हमारा है,
ठीक है, अंतिम क्वेश्चन हमारा है 150वां क्वेश्चन है कि भारत में की जाने वाली बुनाई और उससे संबंधित नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और नीचे क्या पूछ दिया है कि कौन सा कथन गलत है। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नीचे सही है या गलत है। बहुत सारे लोग ऊपर से ही पढ़ के बनाते नहीं, एक बार इस पर भी नजर दौड़ा लिया कीजिए कि कथन गलत है या सही, इसमें से हमको पूछ रहा है। बुनाई और उससे संबंधित नगरों के संदर्भ में पटोला की बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में की जाती थी। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में एक था। ठीक है, बंदना शैली के कपड़े उत्तर प्रदेश के अधिकांश शहरों में बनाए जाते थे। नहीं, उत्तर प्रदेश में बंदना का नहीं बनाया जाता था। ये जो आंसर है ये आपका कथन गलत है। इसमें क्या आंसर हमारा आ जाएगा 150 का? बी। ये दोनों सही है। पटोला की बुनाई सूरत, अहमदाबाद, पाटन इन सारे क्षेत्रों में की जाती थी, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए सीधा सा लॉजिक है, सूरत, अहमदाबाद इन सब कपास का क्षेत्र है। ये क्या है? सौराष्ट्र का क्षेत्र है, अर्थात काली मिट्टी का जगह है, दक्कन का एरिया है, सौराष्ट्र का क्षेत्र है, इसीलिए आज भी यहाँ पर कपास और सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको उद्योग यही मिलेंगे। आपको सूरत, अहमदाबाद, पाटन वगैरह में आपको मिल जाएंगे। तो उसी से संदर्भित है पटोला की बुनाई जैसी और हैंडलूम वाला चीज जितना भी आपको मिलेगा ये आपको सौराष्ट्र के क्षेत्र में मिलेगा, महाराष्ट्र और गुजरात के नजदीक। तो आपको गुजरात में सूरत, अहमदाबाद ये सारी क्षेत्र मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश और लखनऊ में जामदानी बुनाई के सबसे प्रमुख, बुनाई का एक प्रकार है जामदानी, जो आपको लखनऊ में, नवाबों का शहर जो लखनऊ कहा जाता है, ये नवाबी चीजें हैं। ठीक है, होता है ना आजकल लाइफ स्टाइल आप रॉयल जीते हैं, तो ये जामदानी बुनाई जो था ये नवाबी प्रतीक को दर्शाता था। ठीक है, और अंत में क्या है? बंदना शैली के कपड़े बंदना उत्तर प्रदेश से संदर्भित है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 150 का बी। केवल 3 जो है ये गलत है। यहाँ पर आपकी कक्षा समाप्त होती है और पूरा 150 क्वेश्चन आपका कंप्लीट यहाँ हो जाता है डिस्कशन। धन्यवाद।